कार आरबी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के पिछले वर्षों के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 के द्वितीय पाली के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? ऑप्शन दिया गया सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया, मालदीव म्यांमार, श्रीलंका मालदीव या फिर लक्षद्वीप श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। देखिए भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें श्रीलंका और मालदीव दोनों क्या है? ये दोनों आपके द्वीपीय देश हैं। बाकी जो 7 देश हैं वो कैसे हैं? स्थलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ऑप्शन दिया गया मनामा, मास्को, माले या फिर मस्कट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्कट। मस्कट क्या है? मस्कट ओमान की राजधानी है। मास्को रूस की राजधानी है और मनामा किसकी राजधानी है? मनामा बहरीन की है। माले किसकी राजधानी है? माले मालदीव की राजधानी है। ओमान की मुद्रा की बात करें तो ओमान की जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? ओमानी रियाल। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? ऑप्शन दिया गया था के.एस. हेगड़े, गणेश मावलंकर, M.A. अयंगर या फिर हुकुम सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणेश मावलंकर। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम लोग गणेश मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 15 मई 1952 से 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956, ये उनका कार्यकाल था। वर्तमान में लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका क्या नाम है? ओम बिरला है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया था, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 मई या फिर 12 दिसंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 मई। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? आप लोगों ने गुलाबी शहर का नाम सुना होगा, तो इस प्रश्न में पूछा है सफ़ेद शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर। देखिए उदयपुर को राजस्थान राज्य का सफ़ेद शहर कहा जाता है, जबकि जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने पिंक सिटी का नाम सुना होगा, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोगों ने जवाब भी दिया है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह ने। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? दमन, पुदुचेरी, आइजॉल या फिर कवरत्ती। इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि किसी संघ शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइजॉल। आइजॉल किसकी राजधानी है? तो आइजॉल मिजोरम की राजधानी है। दमन की बात करें तो दमन किसकी राजधानी है? दमन आपका जो है कि दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप की दादर एवं नगर हवेली की राजधानी थी। अभी हाल ही में दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को उसमें मर्ज कर दिया गया दादर और नगर में। तो अब इसका जो राजधानी हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिलवासा। पुदुचेरी की राजधानी की बात करें तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। कवारत्ती किसकी है? कवारत्ती लक्षद्वीप की है। तो राइट आंसर आपका नंबर सी हो जाएगा, आइजॉल। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है क्या है? टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर बैडमिंटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसबॉल। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना की थी। 1925 में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई 1925 में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसकी भी रचना इन्होंने गुजराती भाषा में की थी। इसके अलावा गांधी जी ने माई अर्ली लाइफ माई चाइल्डहुड नामक पुस्तक की भी रचना की थी। और गांधी जी ने इन सब के अलावा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया था,
हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है क्या है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंट का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। ऑप्शन दिया है देश के कुल वन क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश के कुल वन क्षेत्र। देखिए हरित लेखांकन जो होता है जिसे हम लोग पर्यावरण लेखांकन या टिकाऊ लेखांकन के रूप में भी जाना जाता है, लेखांकन की एक प्रणाली है जो परिचालन के वित्तीय परिणामों में पर्यावरणीय लागतों को शामिल करने का प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया था संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय या फिर असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर। संगाई महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में मणिपुर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इस त्यौहार का नामकरण जो है वो मणिपुर के राज्य पशु संगाई यानी हिरण के नाम पर पड़ा है। संगाई हिरण जो होता है केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया था जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है क्या है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य या फिर निष्ठा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा। देखिए अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के कुल 5 सिद्धांत हैं जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जबकि पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थंकर थे और इनको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी कहा जाता है। 24वें जो उसके तीर्थंकर थे वो कौन थे? और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे जिनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के 5वें सिद्धांत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म के सिद्धांतों में शामिल किया था। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वर रुचि, बेताल भट्ट और घटकर पर शामिल थे। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया था दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी, लोधी, सैयद या फिर तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खिलजी। जो खिलजियों का शासन काल था वो कब से कब तक था? 1296 से लेकर देखिए खिलजियों का जो शासन काल है कब से कब तक है? 1290 से लेकर के 1320 तक है। ठीक है, सबसे कम शासनकाल खिलजियों का रहा है। सबसे अधिक शासनकाल की बात करें तुगलकों का है। यह कब से कब तक है? 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। ऑप्शन दिया गया सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या फिर हड़प नीति के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, लेकिन जो आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो हड़प नीति के माध्यम से, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। डलहौजी ने जो अवध का विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में, वो उसे कुशासन के आधार पर किया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया था हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ या फिर सिकंदरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल। देखिए लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1954 में, इसका जो उत्खनन कार्य यहाँ खुदाई जो हुई थी 1954 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? श्री रंगनाथ राव द्वारा। रंगनाथ राव द्वारा से खुदाई की गई थी। इस स्थल से फारस की मुहरें, धान की भूसी के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य आदि मिले हैं।
प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया था बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? खिलाफत, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा या फिर डांडी मार्च? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वदेशी। देखिए, अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में यानी 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसमें इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया था। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया था खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब किया? किस वर्ष किया गया? 1919, 1931, 1909 या फिर 1930? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1919। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 7, इनमें से कोई नहीं, 6 या फिर 5? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। देखिए, लगातार भारत सरकार अधिनियम 1935 से हर सेट में प्रश्न पूछा गया है, चाहे 2021 के प्रश्न पत्र रहे हों या फिर 2022 के प्रश्न पत्र रहे हों, सभी में भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग एक बार जाकर भारत का संवैधानिक विकास का वाला चैप्टर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, भारतीय संविधान के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न हर बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 6 हो गया। देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? 34 होती है, 34 है। जो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल कितनी संख्या है मुख्य न्यायाधीशों की? 34 है। मुख्य न्यायाधीश सहित है, ठीक है, उस 34 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 1935 के मुख्य जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों को नियुक्ति की गई थी? तो 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन दिया गया था सिपाहियों, बागान श्रमिकों, किसानों या फिर जमींदारों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिपाहियों। देखिए, 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, 10 मई 1857 को मेरठ शहर में सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में यह फैल गया था। 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया था अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है दोदा बेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या फिर अनाईमुड़ी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु शिखर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। अरावली भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछेगा अगर कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर आपका अरावली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया था ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? काल बैसाखी, मैंगो शावर, लू या व्यापारिक पवने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लू। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 में प्रश्न पूछा गया है भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान, वेबल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट या फिर क्रिप्स मिशन की विफलता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्रिप्स मिशन की विफलता। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 9 अगस्त 1942 को हुई थी और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त को घोषणा की गई थी कि अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, इस मूवमेंट को शुरू करेंगे। लेकिन 9 अगस्त की सुबह जब यह आंदोलन शुरू होने वाला था उससे पहले
ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था, या कुछ नेताओं को नज़रबंद भी कर दिया गया था, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में जाकर नज़रबंद कर दिया गया। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, कंचनजंगा, कामेत, K10 या फिर नंदा देवी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा जो पर्वत है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। ठीक है, यह नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है, K2 यानी K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 है। प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया था नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है। देखिए नई आर्थिक जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उससे भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। कभी किस पीएम के कार्यकाल में से लागू किया गया, तो किस उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री कौन, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को, जो कि 1991 में लाया गया था। तो ऑप्शन दिया गया CNG, LNG, LPG या फिर PNG। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नई आर्थिक नीति 1991 को सामान्यतया विकास के LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। यह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई थी। अगर हम लोग बात करें इसमें प्रधानमंत्री कौन था, PV नरसिम्हा राव। मैंने बहुत बार बोला PV नरसिम्हा राव इसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया था कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, यानी कितने प्रतिशत पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। ऑप्शन दिया गया था 51%, 50%, 25% या फिर 49%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 51%। ये कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, ये कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी जिसमें कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी केंद्र या राज्य सरकार के पास होती है और वह सरकारी वो कंपनी कैसी होती है, सरकारी कंपनी होती है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिसारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर या फिर बलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीतापुर। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया था कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, सिडबी, IFCI, नाबार्ड या फिर एक्सिम बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें, पूर्ण नाम की बात करें तो नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना की गई थी कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में। जो उसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र में है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया था 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया। देखिए दोबारा प्रश्न पूछा है 1991 के आर्थिक सुधार से। तो ऑप्शन दिया गया भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास, यह सभी, आर्थिक नीति की असफलता या विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना है, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत इन सभी फोकस किया गया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया था हॉलमार्क या होलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, विद्युत वस्तुएं या फिर जेवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वेलरी पे होता है, जेवर पे होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेवर। देखिए हॉलमार्क प्लेटिनम, स्वर्ण यानी गोल्ड, रजत, सिल्वर आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह होता है जो उसकी गुणवत्ता प्रभावित करने के लिए लगाया जाता है। यह प्रमाणन जो होता है, जो प्रमाणन चिन्ह होता है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया था वे आदर्श हैं, यानी कौन से वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत या फिर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भारत के संविधान में भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में DPSP किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आर्टिकल 36 से 51 तक में वर्णित किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया था
निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है भाग 4 क, अनुसूची 4 क, भाग 3 भाग 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य पूछा है तो मौलिक कर्तव्य किस में हो जाएगा? भाग 4 क में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, भाग 4 का, हाँ सही है, भाग 4 का में इसका उल्लेख किया गया, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए संविधान, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 का में किया गया है। इसे जो है कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, यानी रूस से लिया गया है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में, अगर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है, और भाग 4 में किसकी बात की गई है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या फिर संसद का संविधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, और लिपि क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 110, इनमें से कोई नहीं, आर्टिकल 112, आर्टिकल 111। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? ऑप्शन दिया गया नीला, सफ़ेद, नारंगी या फिर बैंगनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफ़ेद। सफ़ेद जो कि इंद्रधनुष के 7 रंगों में शामिल नहीं है, बाकी नीला है, नारंगी और बैंगनी है, और भी 4 कलर हैं। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया था, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? अब मेथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से जो मेथेन है, मेथेन हो गया, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों क्या है? ये तीनों ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, यानी ग्रीन हाउस गैस के रूप में इन तीनों को जाना जाता है, जबकि आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। आर्गन क्या है? एक आदर्श गैस है, यानी नोबल गैस है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जो प्रचलित नाम है, जिसे हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं क्या है, वॉशिंग सोडा है या धामन सोडा है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है, क्या होता है? Na2CO3, इसका यह रासायनिक सूत्र होता है। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? ऑप्शन दिया 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या 62 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 65 वर्ष। 65 वर्ष जो होता है वो सर्वोच्च, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु होती है, सही आयु होती है। जबकि अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करें तो जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है क्या होती है? 62 वर्ष होती है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया था, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन दिया गया था क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश या फिर मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया था, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से, इनमें से कोई नहीं, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, या क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। देखिए जो ओजोन होल होता है, यानी कि ओजोन होल बोले या फिर ओजोन छिद्र बोले, वह क्या होता है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से है। ध्यातव्य है कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के लगभग 99.5% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है तथा इसके प्रभाव से मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा करता है। तो यह आपके 2022 के 16 अक्टूबर की द्वितीय पाली के 45 जो प्रश्न थे, वह 40 प्रश्न आप लोगों ने देखा। इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को नहीं लिया गया था, क्योंकि
करंट अफेयर्स के प्रश्न दोबारा नहीं पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जल्द ही इस चैनल पे आप लोगों को UPSSC पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन जो आपका DI है यानी ग्राफ और टेबल और प्रारंभिक अंकगणित और तर्क और तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग, वहाँ पे जो 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट होगा 30 क्वेश्चन का। बाकी जो 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह GS GK और करंट अफेयर्स होगा, जिसे मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया उसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे और अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।